गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सब बच्चे जल्दी से इम्पैक्ट के प्लेटफॉर्म पे जल्दी से आ जाएंगे। आप सब बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है। क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर का एक डेली बेस पे हमारी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को एक स्पेशल कुछ ऑफर कह लो देने के लिए कि उनका कंप्यूटर जिन बच्चों का वीक होता है, वो बच्चे जो कोर्स भी परचेज नहीं कर सकते हैं, तो बच्चे फिर भी नॉलेज लेना चाहते हैं, तो उन बच्चों तक नॉलेज कैसे पहुंचाई जाए। तो यहाँ पर डेली लाइव क्लास चलती है। जिन बच्चों का कंप्यूटर वीक है या जिन बच्चों के एग्ज़ाम में कंप्यूटर आने वाला है, वो बच्चे स्पेशली ध्यान दें कि कंप्यूटर में हमारी अब तक 15 क्लास हो चुकी है। आज 16th क्लास है, जिसमें हम लोगों ने अब तक बहुत सारा बेसिक कर लिया, कुछ एक मैंने एडवांस भी करवाया था। अब हमारी सिर्फ और सिर्फ एमसीज क्या वो चल रहे हैं, बेसिक प्लस एडवांस के ऊपर, है ना। तो सब बच्चों को मेरी तरफ से नमस्ते। और एक बार जो बच्चे कनेक्टेड हो चुके हैं वो बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि वो बहुत सारे बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हो जाएं। तो करें आज की क्लास स्टार्ट। चलिए क्लास, ये हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तमन्ना, सीटी, मनीषा, मेरी आवाज आ रही है सभी को? हरी अप स्टूडेंट्स, रिप्लाई करो एक बार। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? तो चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे कि निम्नलिखित में से क्या एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विच द फॉलोइंग इज नॉट अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? क्लास नहीं पे गौर कीजिएगा, नहीं पे गौर करना कि कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा यहाँ पर नहीं है। नाम सुने? पहले बात तो मुझे ये बताओ, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, फिर हम बात करेंगे कि मोबाइल वाले कौन से होते हैं। पता है आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? चलो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। पहले तो ये जानो, वैसे मैंने बताया भी था आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर और कंप्यूटर इन दोनों के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है, बिचौले का काम करता है। यूजर सीधे तरीके से कंप्यूटर से बातें नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ पर उसके बीच में क्या इस्तेमाल होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना, वो कंप्यूटर वाले अलग होते हैं। कंप्यूटर में यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होते हैं, और जबकि मोबाइल में यूज होने वाले अलग प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर में कौन कौन से ओएस होते हैं? जैसे मान लो मैंने कहा जितनी भी सारी विंडोज आप लोग यूज करते हो ना, कोई भी विंडो लगा लो, कोई भी विंडो लगा लो जो आप लोग यूज करते हो, विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10, ठीक है, या फिर विंडो एनटी तो स्पेशली पूछ लेता है एग्जाम में कि एंटी ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है। एंटी ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग के समय पर इस्तेमाल होता है, जो सर्वर पे रन किया जाता है वहां पर इस्तेमाल होता है क्लास। तो ये सारे के सारे हमारे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि कंप्यूटर में यूज होते हैं। और भी कई सारे नाम है, लाइनेक्स, यूनिक्स, उबंटू, जीनो, मैक, एमएस डोस, बहुत सारे हैं। लिखवा दूं क्या? लिखो। इसके अलावा और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। यूनिक्स कंप्यूटर में यूज होता है, लाइनेक्स कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है, उबंटू कंप्यूटर में होता है, एमएस डॉस कंप्यूटर का है, मैक कंप्यूटर का है, तो ये एमई, एक्सपी, तो ये सारे के सारे ना कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लास एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दो, क्लास को फटाफट शेयर कर देंगे ताकि मैक्सिमम बच्चे हमारे साथ जुड़ सके, है ना। कोई बच्चा ऐसा भी है जो आज फर्स्ट टाइम क्लास लगा रहा हो हमारी कंप्यूटर की? हाँ जी, कोई बच्चा ऐसा भी है जो पहली बार कंप्यूटर की क्लास लगा रहा हो? चलो, तो ये सारे के सारे कंप्यूटर में यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। हम लोग बात करने जा रहे हैं मोबाइल में कि मोबाइल में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर यूज होते हैं। मोबाइल वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम के बारे में बात करते हैं। मोबाइल में कौन कौन से ओएस यूज होते हैं? फर्स्ट, पहला, हम लोग बहुत बार कहते हैं हमारा मोबाइल ना एंड्रॉयड है। क्या है हमारा मोबाइल? एंड्रॉयड है। तो एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड हमारा मोबाइल में यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसकी हेल्प से मोबाइल को यूज किया जाता है, चलाया जाता है। दूसरा, सिम्बियन, सुना है कभी नाम? सिम्बियन मोबाइल में इस्तेमाल होता है। तीसरा, ब्लैकबेरी। चौथा,
बाडा। पांचवा वेब ओएस। बेटा 6 नंबर इज iOS, एप्पल वालों का है ना, एप्पल वालों का है। नेक्स्ट वन इज एंड्रॉयड, सिम्बियन, ब्लैकबेरी, बाडा, वेब ओएस, iOS, और लिखवा रही हूं। मीगो, पाम ओएस, ठीक है। तो ये सारे के सारे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि हमारे मोबाइल में यूज किए जाते हैं। क्लियर क्लास। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब इनमें से नाम ढूंढो और देखो कि उनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि मोबाइल में इस्तेमाल नहीं होता। तो मोबाइल में इस्तेमाल ना होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? देखो, जो आपको नाम लिखवाए मैंने, बाडा इस्तेमाल होता है, सैमसंग का है। सिम्बियन भी सैमसंग का है। ये वेब ओएस है, वेब्स नहीं है, ये वेब ओएस है। ठीक है क्लास, वेब ओएस ये भी है हमारा जो कि मोबाइल में इस्तेमाल होता है। मीगो भी मोबाइल में इस्तेमाल होता है। तो सही आंसर जो आएगा वो सफारी आएगा। जिन बच्चों ने यहाँ पर आंसर सफारी दिया है वो बच्चे राइट है। अब सफारी है क्या क्लास? सफारी क्या है? सफारी हमारा एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। अब जानते हो ना वेब ब्राउजर की कहानी। वेब फॉर इंटरनेट, ब्राउजर मतलब उसको चलाना, चलाने वाला प्रोग्राम। इंटरनेट को एक्सेस करने वाला जो प्रोग्राम होता है, चलाने वाला जो प्रोग्राम होता है क्लास, उसे क्या कहा जाता है? उसे वेब ब्राउजर के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से होते हैं? गूगल क्रोम, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, नेटस्केप नेविगेटर। ये सारे नाम मैं लिखवा चुकी हूँ पहले आप लोगों को, है ना। तो ये सारे के सारे वेब ब्राउजर हैं जिनकी हेल्प से इंटरनेट को चलाया जाता है। अब मुझे क्लास सिर्फ ये बताएंगे वर्ल्ड का फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा है? हरी अप क्लास। फर्स्ट वेब ब्राउजर ऑफ वर्ल्ड, फर्स्ट वेब ब्राउजर ऑफ वर्ल्ड। हाँ, ओपेरा मिनी भी होता है। तो मुझे बताओ वर्ल्ड का पहला वेब ब्राउजर कौन सा है क्लास? फर्स्ट वेब ब्राउजर ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड का पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? किसी का जवाब नहीं आया। वर्ल्ड का पहला ब्राउजर है www, वर्ल्ड वाइड वेब। कब बनाया था इसको? कब बनाया था इसे? जी 1990 के अंदर बनाया गया था। बाद में नाम चेंज करके क्या रखा गया था? इसका नाम चेंज करके यहाँ पर नेक्सस रखा गया था। किस व्यक्ति ने बनाया था? टिम बर्नर्स ली ने इसको बनाया था। ये सारे क्वेश्चन मैं लिखवा चुकी हूँ ना पहले। टिम बर्नर्स ली के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था, इसको बनाया गया था। क्लियर है? वर्ल्ड का पहला हो गया। नेक्स्ट वन इज, अगर आपसे पूछा जाए इंडिया का पहला कौन सा है? इंडिया का फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा है? तो क्या कहोगे? इंडिया का फर्स्ट ब्राउजर है यहाँ पर एपिक। क्या नाम है यहाँ पर? एपिक। तो इंडिया का पहला वेब ब्राउजर है क्लास एपिक। वर्ल्ड का पहला ब्राउजर है www। ठीक है, वर्ल्ड का पहला है यहाँ पर www, इंडिया का पहला है यहाँ पर एपिक। पूछा जाए सबसे सेफ वेब ब्राउजर कौन सा है? सबसे सेफ वेब ब्राउजर कौन सा है? तो क्या कहोगे? ब्रेव। ब्रेव सबसे सेफ वेब ब्राउजर है। और पूछा जाए, अगर आपसे क्लास पूछा जाए कि अगर आपको डीप वेब और डार्क वेब को यूज करना है, डीप वेब और डार्क वेब को यूज करना है, तो उसके लिए कौन सा ब्राउजर यूज किया जाता है? तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर टोर ब्राउजर। ये स्पेशली क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। और अब तो वैसे भी आपका सीईटी का सिलेबस चेंज होकर के आया ना, उसमें टॉपिक खास इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी लंबी है, आज जितने भी क्वेश्चन डालने हैं थोड़ी सी स्टेटमेंट उनकी बड़ी है। क्वेश्चन को ध्यान से केयरफुली पढ़ना और फिर जवाब देना। विच ऑफ द फॉलोइंग की, एक की के बारे में आपसे पूछा गया, हिंदी में पढ़ देती हूँ अभी मैं। बिकम यूज एज ए शॉर्टकट टू, किस पर्पज के लिए? जो रीनेम, फाइल को रीनेम करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है। कोई भी वर्जन हो, कोई भी वर्जन हो, किसी भी वर्जन के अंदर फोल्डर को रीनेम करने के लिए, नाम को बदलने के लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है, उस शॉर्टकट की का नाम बताओ क्या है?
निम्नलिखित में से कौन सी की माइक्रोसॉफ्ट विंडो और उससे उच्च के ऊपर के वर्जनों में से एक फोल्डर का नाम बदलने के लिए शॉर्टकट के रूप में उपयोग किया जाता है? उस शॉर्टकट की का नाम क्या है क्लास? यहाँ पर यशवीर ने आंसर दिया, देखते किस पे लॉक किया जाए। सीटी ने आंसर दिया F2, बिंदिया ने कहा F2, यशवीर ने कहा F2, मनीषा ने भी कहा F2। सब बच्चे यहाँ पर सेम आंसर दे रहे हैं, सब बच्चों का यहाँ पर आंसर सेम है, तो क्या करें, लॉक कर दें इसे? हाँ जी क्लास, लॉक कर दे। चलिए भाई, तो यहाँ पर इस ऑप्शन को लॉक किया जाता है और देखते हैं सही आंसर क्या है। ए इज द राइट आंसर, F2 यहाँ पर सही आंसर बताया आपने। किसी भी फोल्डर को रीनेम करने के लिए शॉर्टकट की यूज की जाती है क्लास, वो हमारी F2 होती है, सही बताया आप लोगों ने। ठीक है, अच्छा एक शॉर्टकट की मैं एक्स्ट्रा पूछ रही हूँ आप लोगों से, मुझे बताओ, अगर मुझे MS वर्ड के अंदर सेव एज की कमांड यूज करनी हो, सेव एज, सेव एज जानते हो क्या होता है? एक होता है सेव और एक होता है सेव एज, दोनों में क्या अंतर होता है? सेव होता है अगर आप पहली बार किसी फाइल को सेव कर रहे हैं तो सेव कमांड का यूज करोगे, और अगर आप एक बार फाइल को सेव कर चुके हो, उसी फाइल को अगर एक नए नाम से सेव करना चाहते हो तो वहां पर सेव एज कमांड का यूज किया जाता है क्लास। पहली बार किसी फाइल को सेव करते हो तो सेव कमांड यूज होती है, अगर आप एक बार फाइल को सेव कर चुके हो उसको एक और नए नाम से करना चाहते हो तो सेव एज कमांड का इस्तेमाल होता है। तो मैंने ये पूछा सेव एज की शॉर्टकट की क्या होगी? मेरा क्वेश्चन ये है कि सेव एज की शॉर्टकट की क्या होगी क्लास? बच्चे ने बोला F11, कोई बोल रहा है Ctrl+S, कोई कह रहा है F12। देखते हैं यहाँ पर सही आंसर कौन सा बच्चे देते हैं। सेव एज कमांड की शॉर्टकट की क्या होगी? सेव एज कमांड की शॉर्टकट की क्लास क्या होगी? तो सेव एज कमांड की शॉर्टकट की होगी यहाँ पर F12। वेरी गुड, सीटी ने सही जवाब दिया था, यशवीर ने भी इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया था। वेल, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये क्वेश्चन मामूली नहीं है। ये क्वेश्चन पता है कौन से एग्जाम में पूछा गया था? सबसे बड़ा बैंक, सब बैंकों का बैंक, सब बैंकों का बाप कह लो, उस बैंक ने क्वेश्चन पूछा था, RBI ने। RBI के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मामूली नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्या कह दिया? AT&T स्पेशली डिजाइन, मतलब AT&T ना एक कंपनी है जिसने स्पेशली डिजाइन किया क्या? पहला कमर्शियल कंप्यूटर फॉर ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबी दूरी के लिए कन्वर्टिंग डिजिटल कंप्यूटर डाटा इनटू एनालॉग, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए उसने एक पहला कमर्शियल मॉडेम बनाया। उस मॉडेम का नाम क्या है क्लास? क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है कि जो AT&T कंपनी के द्वारा बनाया गया पहला मॉडेम है जिसका काम क्या था? डिजिटल कंप्यूटर डाटा को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। उसके लिए जो मॉडेम यूज किया गया उस मॉडेम का नाम बताओ। हिंदी वाले बच्चे हिंदी पढ़ लेंगे। AT&T कंपनी ने विशेष रूप से डिजिटल कंप्यूटर डाटा को एनालॉग सिग्नल्स में बदलने के लिए लंबी दूरी के नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने के लिए पहला कमर्शियल मॉडेम को डिजाइन किया। उस मॉडेम का नाम क्या है क्लास? मनीषा ने कहा थर्ड का आंसर है बी। बी में क्या है भाई? A, मीमैक्स डाटा सेट। अच्छा जी। रितु ने कहा डाटा फोन, मतलब ई ऑप्शन। और कोई बच्चा है? CAT ने बोला डी आंसर, वो भी तुक्के से बोल दिया जी। अच्छा जी, तो किसी ने बी आंसर दिया, किसी ने सी दिया, किसी ने डी दिया और किसी ने ई भी दिया है। बाकी बच्चे क्या आंसर देते हैं देखते हैं अभी। तमन्ना ने कहा ए आंसर। ये सब ABCD खेल रहे हैं बस, आता जाता नहीं है इनको इस क्वेश्चन का जवाब, मुझे ही पता है। ABCD खेल रहे हैं बस, है ना। मैं बता रही हूँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जानो। देखो सबसे पहले तो एनालॉग सिग्नल्स कौन से होते हैं और डिजिटल सिग्नल्स कौन से होते हैं, पहले इसके बारे में जानो। शुरू में जब हमारे टेलीफोन वाले डिवाइस आए थे ना, तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि हम इस दुनिया में ना इंटरनेट को लेकर आएंगे, दुनिया में सोचा और उन्होंने कर भी दिखाया। हाँ, AT&T के बेल के बारे में पढ़ा हुआ है,
बट मॉडेम के बारे में नहीं पढ़ा हुआ है ना। चलो सुनो ध्यान से। तो शुरू शुरू में क्या आया, साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना इस दुनिया में इंटरनेट को पहुंचाया जाए। इंटरनेट को पहुंचाने के लिए क्या किया उन्होंने ना, कंप्यूटर को टेलीफोन से कनेक्ट करने के लिए सोचा। उन्होंने टेलीफोन से ही कनेक्ट करने के लिए क्यों सोचा, क्योंकि उनको ना पूरी दुनिया में ना बहुत सारे तारों का जाल चाहिए था। अब पूरी दुनिया में तारे इतनी सारी कैसे बिछाई जाए, बहुत समय लग जाता। उन्होंने शॉर्टकट निकाला। उन दिनों में टेलीफोन लगभग हर घर तक पहुंच चुका था, उसके खंबे हर जगह तक लग चुके थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, टेलीफोन को जरिया बनाया। अब प्रॉब्लम क्या आई, टेलीफोन की हेल्प से इंटरनेट कैसे चल सकता था और क्या क्या समस्याएं आई। देखो पहली बात, टेलीफोन के जो सिग्नल होते हैं ना क्लास, वो होते हैं एनालॉग सिग्नल्स। टेलीफोन के जो सिग्नल्स होते हैं वो होते हैं यहाँ पर एनालॉग। कंप्यूटर के जो सिग्नल्स होते हैं ना वो होते हैं यहाँ पर डिजिटल। कंप्यूटर के सिग्नल्स होते हैं वो होते हैं क्लास डिजिटल। क्वेश्चन इतना ही पूछ सकता है आपसे कि टेलीफोन में सिग्नल कौन से होते हैं, जी आप कहोगे एनालॉग सिग्नल होते हैं। पूछ सकता है कंप्यूटर में कौन से सिग्नल होते हैं, जी आप बोलोगे डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। अब क्या हुआ, जो एनालॉग सिग्नल होते हैं वो किस रूप में होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, वेव्स की फॉर्म में। और जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं ना क्लास, वो ऐसे होते हैं, स्केयर्स की फॉर्म में, स्केयर्स की फॉर्म में। ठीक है, मैंने कहा मुझे इंटरनेट चलाना है, तो यहां पर हमने क्या किया, कंप्यूटर को टेलीफोन से कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करते दोनों आपस में भिड़ गए। ये कहता है इनके बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। यहां पर टेलीफोन कहता है कि मैं तेरे से बात नहीं करता, कंप्यूटर कहता है मैं तेरे से बात नहीं करता। क्यों नहीं करते, क्योंकि टेलीफोन कहता है कि तेरी भाषा डिजिटल है जो मेरे को समझ में नहीं आती, तो कंप्यूटर भी कहता है कि तेरी भाषा एनालॉग है मुझे समझ में नहीं आती। दोनों आपस में अगर बात ही नहीं करेंगे तो डाटा का ट्रांसमिशन कैसे होगा, पॉसिबल नहीं है। फिर क्या किया, इंटरनेट चलाना जरूरी था, तो क्या किया गया, यहाँ पर इंटरनेट को चलाने के लिए इनके बीच में एक डिवाइस लगाया गया। क्लास इनके बीच में यहां पर एक डिवाइस लगाया गया, और जिस डिवाइस का यहां पर नाम रखा गया मॉडेम। इस डिवाइस का यहां पर नाम रखा गया मॉडेम। इस मॉडेम ने क्या काम किया, इस मॉडेम ने यहां पर काम किया, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट किया और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट किया। एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट किया और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट किया। तो एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करने के लिए एक डिवाइस यूज किया गया, उसका नाम था मॉडेम। तो अभी तक तो मैंने आपको ये स्टोरी बताई क्लास यहाँ पर मॉडेम तक के बारे में। अभी कह रहा है कि AT&T कंपनी ने जो पहला कमर्शियल मॉडेम बनाया था, AT&T कंपनी ने जो पहला कमर्शियल मॉडेम बनाया था एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए, उस मॉडेम का नाम बताओ। तो क्लास इस मॉडेम का नाम था यहाँ पर, फर्स्ट कमर्शियल मॉडेम का नाम था डाटा फोन। तो यहाँ पर एक ही बच्चे ने राइट आंसर दिया था, रितु सैनी, बहुत बढ़िया, रितु रानी सॉरी। अब ये नहीं पता कि रितु ने तुक्का मारा था ये इसको वाक्य में आता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अच्छा रितु रानी अलग है, रितु सैनी अलग है, ओके रितु सैनी का गलत जवाब था, रितु रानी का सही है। तो यहाँ पर सही आंसर है वो है डाटा फोन। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, बेल 103 भी AT&T कंपनी ने बनाया था और डाटा फोन भी AT&T कंपनी ने, पर आपसे पूछा गया फर्स्ट कमर्शियल मॉडेम, फर्स्ट कमर्शियल मॉडेम। तो यहां पर जो आपका आंसर आएगा क्लास, वो आपका आंसर यहां पर डाटा फोन आएगा। आई बात समझ में? यस क्लास, यहां तक बात समझ में आई? चलें आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन सभी को आता होगा, करवा चुकी हूं मैं क्लास में पहले। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेटेड चिप मतलब आईसी, इंटीग्रेटेड चिप को मतलब आईसी कहते हैं। आईसी जो है वो किस जनरेशन में आई, इंटीग्रेटेड चिप या आईसी का उपयोग कंप्यूटर के किस जनरेशन में किया गया, किस जनरेशन में
आईसी को बनाया गया? जल्दी से बताएंगे आईसी कौन सी जनरेशन में आई थी। और इसके बाद मैं सारा पूछ रही हूँ कि इनमें से कौन कौन सी जनरेशन में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी। तो क्लास को जल्दी से एक बार शेयर कर दो फटाफट, क्लास को जल्दी से शेयर कर देंगे और इसका आंसर बताएंगे मुझे कि इनमें से जो आईसी आई थी वो कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में आई थी। आईसी, बच्चों ने आंसर दिया। सीटी ने कहा थर्ड, जसवीर ने कहा थर्ड, तमन्ना ने कहा थर्ड जनरेशन, रितु सैनी ने कहा सेकंड जनरेशन। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है, फोर्थ क्वेश्चन का सही जवाब है सी आंसर, थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन। चलिए देखते हैं फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था। फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था? कंप्यूटर की पहली जनरेशन में क्या आया, सेकंड में क्या आया, थर्ड में क्या आया था, फोर्थ में क्या आया और फिफ्थ जनरेशन में क्या आया। हम लोग बात कर रहे हैं इनके बारे में। वेरी गुड सीटी, बहुत बढ़िया। फर्स्ट जनरेशन में आई थी कंप्यूटर की वैक्यूम ट्यूब, जानते हो ना, जिसको इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड जनरेशन में आए थे ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जनरेशन में आई थी आईसी। फोर्थ जनरेशन में आई थी हमारे पास यहां पर VLSI और फिफ्थ जनरेशन में आया था ULSI। आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI का पूरा नाम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ULSI का नाम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये इनके नाम है क्लास, ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, इनके फादर बताओ जल्दी से, इनके फादर्स के नेम बताएंगे जल्दी से कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का फादर किसे कहा गया था। मैंने आपको ट्रिक बताई थी इनकी, जल्दी से बता दोगे इनके फादर। वैक्यूम ट्यूब का फादर, मेरे लिखने से पहले आपका जवाब आ जाना चाहिए, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। याद है ट्रिक बताई थी मैंने इसकी। जिस बच्चे को ट्रिक जाननी हो वो पिछली क्लास को देख लेना, आपको ट्रिक पता लग जाएगी कि इनको याद कैसे रखा जाए। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आई थी, उसका फादर था जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। सेकंड में ट्रांजिस्टर आए, जिसके 3 फादर थे। पहले का नाम था जॉन वार्डिन, दूसरे का नाम था विलियम शॉकले और तीसरे का नाम था वॉल्टर हाउसर। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, याद आ जाएगा आपको। आईसी का फादर किसे कहा गया है? जैक किल्बी को कहा गया है। और VLSI का फादर किसे कहा गया है? मार्शियन टेड होप को कहा गया है। और ULSI का फादर किसे कहा गया है? इसका फादर कहा गया है यहां पर जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी को यहां पर ULSI का फादर कहा गया है, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस किया गया था, बनाया गया था। इसमें माइक्रो प्रोसेसर आए थे और इसमें प्रोसेसर आए थे। आई बात समझ में? तो इसकी फोटो क्लिक कर लेना, बहुत ही काम की चीज बता दी मैंने आपको ये, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। ये क्वेश्चन बताओ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही। देखो अब जो हमारे जितने भी क्लासेस चलेंगे ना आगे की, वो बेसिक लेवल नहीं चलेगा। बेसिक लेवल तो मैं करवा चुकी हूँ आप लोगों को। पिछली 15 क्लासेस के अंदर हम लोगों ने बेसिक लेवल ही किया है। अब हम लोग बेसिक के साथ साथ एडवांस लेवल शुरू कर दिया। मतलब अगर मान लो मैंने क्लास में 10 क्वेश्चन करवाए ना, 10 में से 3 क्वेश्चन केवल बेसिक के मिलेंगे, 7 क्वेश्चन वो मिलेंगे जो एग्जाम में एक्चुअल में आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जाम का भी लेवल ऐसा ही आता है। 10 में से आपके 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं बेसिक, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन होते हैं मॉडरेट लेवल के, 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं आपके हाई लेवल। तो हमने भी पैटर्न को वैसे ही रखा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए 5th क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन के निर्माण के लिए उपनगरीय परिभाषा प्रोटोकॉल उपकरण के जो सेट होते हैं, निम्नलिखित में से क्या आवश्यकताओं के सेट के लिए गए हैं जो निर्देश करता है कि एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन से वार्तालाप कर सकती है। मतलब मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ इस क्वेश्चन को, ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो होती है ना, वो कैसे बनती है? कंसिस्ट ऑफ, वो बनती है बहुत सारे डेफिनेशन से,
प्रोटोकॉल से, बहुत सारे टूल्स लिए जाते हैं उनको बनाने के लिए, ठीक है, ये बात सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग, उनमें से जो एप्लीकेशन है ना उनको क्या चाहिए, सेट ऑफ रिक्वायरमेंट दैट डिकेट दैट वन एप्लीकेशन कैन कम्युनिकेट, भी एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट कर सके, उनमें से इनके लिए क्या चाहिए, यूपीएस चाहिए, एपीआई चाहिए, सीजीआई चाहिए, J2EE चाहिए, या फिर OLE चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं दे देती हूँ, थोड़ा भयंकर सा लग रहा होगा, इसका सही आंसर है यहाँ पर एपीआई, जिसका पूरा नाम है क्लास, जिसका पूरा नाम है यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मैं ना इसको एक शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जानो। जैसे मान लो मैंने कहा कि मैं किसी रेस्टोरेंट में गई और मैंने खाना ऑर्डर किया, तो जब वेटर आते हैं ना खाने का ऑर्डर लेने के लिए, तो वो जब आपसे खाने का ऑर्डर लेके जाते हैं तो खाने को ऑर्डर देने के बाद तैयार कहाँ किया जाता है, किचन में तैयार किया जाता है, तो वहां पर वो खाने का बेस है जहां पर उसको रेडी किया जा रहा है। ऐसे ही जो हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशंस की, सॉफ्टवेयर की, किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए उसका एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, कहां पर उसको रन किया जाए, तो वो जो एप्लीकेशन का प्लेटफॉर्म होता है, प्रोग्रामिंग का प्लेटफॉर्म होता है, उसे कहा जाता है यहाँ पर एपीआई। एक तरह से हमारे खाने के लिए जो किचन होती है ना, वही सेम काम एप्लीकेशन के लिए एपीआई वर्क करता है। तो एपीआई किसी भी एप्लीकेशन को कनेक्ट करने का एक प्लेटफॉर्म होता है जिसका पूरा नाम है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। सीजीआई का पूरा नाम बता दो क्या होता है, सीजीआई का पूरा नाम क्या होता है, कॉमन गेटवे इंटरफेस, कॉमन गेटवे इंटरफेस। तो अभी बाकी ऑप्शन पे ना इतना गौर करने की जरूरत नहीं है, जिसके बारे में मैंने बताया इसी की डेफिनेशन ध्यान रखना। धीरे धीरे आगे आगे और क्वेश्चनों में जो ऑप्शंस आएंगे ना, मैं उनको एक्सप्लेन करती रहूंगी। तो अभी आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है यहाँ पर एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आई बात समझ में। तो क्लास एग्जाम का क्वेश्चनों का लेवल आपका यही आता है, तो क्वेश्चनों को ध्यान से देखो ताकि एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आए ना हम उनको फेस कर सकें। तो फेस करने के लिए बेसिक, मॉडरेट, एडवांस तीनों लेवल करके जाने हैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, 6 क्वेश्चन आपके सामने है। पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को, आराम से पढ़ना, तसल्ली से, चाहे 1 मिनट के बाद मुझे जवाब देना, पर मुझे जवाब सही देना, और क्वेश्चन को पढ़ लो, समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। तो आज ये क्वेश्चन की थोड़ी स्टेटमेंट बड़ी है, कोई बात नहीं, पर जब कहते हैं ना स्टेटमेंट जितनी बड़ी होती है उसमें सारा कुछ छिपा होता है उसके अंदर ही, तो इसके अंदर आंसर इन्हीं के अंदर छिपा हुआ है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बी सोड, इसको बोलते हैं बी सोड। रिटर्न में भी, मैं हिंदी में पढ़ दूं क्या, आपको समझ में आ जाएगा। बी सोड लिखित डिवाइस, ड्राइवर या खराब हार्डवेयर जैसे दोषपूर्ण मेमोरी, पावर सप्लाई, घटकों के ऊष्मयान या विनिध सीमा से परे चल रहे हार्डवेयर के कारण खराब हो जाते हैं, तो उसे बीसोड एरर बोलते हैं। तो बीसोड के समय स्क्रीन का कलर चेंज हो जाता है, और वो कलर चेंज होकर के कौन सा हो जाता है, हरी अप क्लास, बीसोड के समय कलर स्क्रीन का चेंज हो जाता है, वो कौन सा। अब मैं क्वेश्चन को अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर दूं, सुनो। मैं कंप्यूटर में काम कर रही थी, काम करते करते अचानक से क्या हुआ, कंप्यूटर में कोई दिक्कत आ गई। दिक्कत कैसे आई, पावर की सप्लाई ज्यादा होगी तो कंप्यूटर में दिक्कत आ गई, तो एकदम से कंप्यूटर की स्क्रीन का कलर ना चेंज हो जाएगा। या किसी हार्डवेयर में कोई दिक्कत आ गई, या सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आ गई है, या किसी कारण कोई मेमोरी में दिक्कत आ गई है, पावर सप्लाई में दिक्कत आ गई है, तो इसके कारण क्या होता है, एकदम से स्क्रीन का कलर ना वहां पर चेंज हो जाता है। तो चेंज हो जाता है ना, तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसका कलर कौन सा हो जाता है, वो बताइए। बच्चों ने इस क्वेश्चन का जवाब दिया यहाँ पर ब्लू 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 ब्लू। तो यहाँ पर देखो बी से तो यहाँ पर ना 2 ही वर्ड बन रहे हैं, या तो ब्लू आपका आंसर आएगा या ब्लैक आपका आंसर आएगा। सोच लो ब्लैक कब आता है, ब्लू कब आता है, ब्लैक कब आता है, ब्लू कब आता है। जब मेरा कंप्यूटर खराब हो जाता है तो एकदम से स्क्रीन का कलर चेंज होकर के ब्लू हो जाता है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ब्लैक आप जब शट डाउन करते हैं उस समय पर स्क्रीन जब बंद होती है, सारी की सारी एप्लीकेशंस काम करनी बंद कर देती हैं, उस समय पर स्क्रीन का कलर वहां पर ब्लैक हो जाता है। वेरी गुड सीईटी, बहुत बढ़िया जवाब दिया, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बता रही हूँ कि बी सोड का पूरा मतलब क्या होता है।
बी सोड का पूरा मतलब क्या होता है क्लास? बी सोड का पूरा नाम होता है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। मतलब जब कंप्यूटर की डेथ होगी, डेथ होने का मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर मर गया, नहीं, मतलब काम करते हुए कोई प्रॉब्लम होगी, कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया, तो हम बोलते हैं कंप्यूटर की डेथ हो गई है। तो उस समय पर स्क्रीन का कलर चेंज हो जाता है और वो कलर चेंज होकर के वहां पर ब्लू हो जाता है। उस समय पर जो एरर आती है उस एरर को बोला जाता है क्लास यहाँ पर क्या? उस एरर को बोला जाता है बी सोड एरर। आई बात समझ में? है ना? बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। तो उस एरर को बोला जाता है क्लास यहाँ पर बी सोड एरर। क्लियर? अब मैं कुछ टाइप की और एरर बता रही हूँ आपको, कुछ और बता रही हूँ एरर। देखो, एक तो आपको पता लग गई बी सोड एरर होती है, बी सोड एरर। एक होती है एरर 404, एक होती है क्लास एरर 404। तो बताएगा मुझे एरर 404 कब आती है? अरे अब क्लास, एरर 404 कब आती है? एरर 404 कब आती है? आप इंटरनेट पे काम कर रहे हो, आपने ना अपने ब्राउजर से कुछ भी सर्च किया, मुझे किसी साइट पे जाना है, तो मान लो वो चीज सर्वर को नहीं मिली, मान लो वो चीज सर्वर को नहीं मिली, तो उस समय पर जब वो चीज सर्वर को नहीं मिलती है ना, तो उस समय पर आपके सामने एक मैसेज शो किया जाता है, सर्वर नॉट फाउंड, आता है मैसेज, और उसके आगे क्या लिखा होता है? एरर 404 होता है ना। तो वहां पर उस समय पर जो एरर जनरेट होती है क्लास, उस एरर को बोला जाता है एरर 404। तो जब सर्वर की तरफ से एक सर्वर आपको रिस्पॉन्स करता है कि उसके पास वो चीज नहीं है या उसको वो चीज नहीं मिली है, तो उस समय पर एक एरर आती है, उसे बोलते हैं एरर 404। क्या दोनों एरर में डिफरेंस पता लग गया क्लास आपको? बी सोड एरर होती है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया, उसकी डेथ हो गई है, वो काम नहीं कर रहा, उस समय पर जो एरर आएगी उसे बोला जाएगा बी सोड एरर। पर अगर सर्वर कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, उसे वो चीज नहीं मिल रही है, सर्वर फाउंड करने के लिए एबल नहीं है, उस समय पर जो एरर आएगी उस एरर को बोला जाएगा वहां पर एरर 404। ऐसे और भी कई प्रकार की एरर होती है, कंपाइलिंग एरर, सिंटेक्स एरर, हम लोग बाद में करेंगे उनके बारे में, अभी आपको इतना ही करना है, ठीक है? सीटी कौन सा एग्जाम है आपका जून में? कौन सा एग्जाम है आपका जून में? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पढ़ो ध्यान से और ध्यान से ही जवाब देना। विच ऑफ द फॉलोइंग, की नहीं आएगा यहां, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट टू एन इमेज ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन पर इमेजेस के लिए, इमेज को दर्शाने के लिए कौन सी यूनिट का यूज किया जाता है? निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर स्क्रीन में एक इमेज की सबसे छोटी इकाई है? हरी अप क्लास, अच्छा वीएलडी का एग्जाम है, ओके। चलिए, तो इनमें से स्क्रीन पर इमेज को दर्शाने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या यूज की जाती है? यूनिट, एरे, क्लिप, पिक्सल या रेजोल्यूशन? हरी अप। यशवीर ने कहा इस क्वेश्चन का जवाब है बी, मनीषा ने कहा बी, प्रियंका बी, तमन्ना बी, बाकी बच्चे कहाँ गए भी? ऑडियंस बोलो, तुम तो ऑडियंस बन के बैठे हो आराम से कि हमें चुपचाप सुनना है, बाकी बच्चे जवाब दे रहे हैं। तो जो बच्चे जवाब नहीं देंगे ना उनको मैं ऑडियंस ही बोलूंगी। भाई क्लास में बैठे हो तो रिप्लाई करो ना, जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का, अच्छा सीटी ने जवाब दे दिया, इस क्वेश्चन का सही जवाब आएगा क्लास यहाँ पर पिक्सल। जानते हो पिक्सल क्या होती है? पिक्सल्स क्या होती है क्लास? पिक्सल होती हैं, जैसे ये मेरे पास एक पिक्चर है, ये मेरे पास क्या है? एक पिक्चर है, मैंने इस पिक्चर को बनाया, मैंने इस पिक्चर को बनाया, तो इस पिक्चर को बनाते समय मैंने सबसे छोटी इकाई क्या ली क्लास? इस पिक्चर को बनाते हुए मैंने सबसे छोटी इकाई क्या ली?
मैंने इस पिक्चर के लिए सबसे छोटी इकाई ली है यहां पर डॉट, सबसे छोटी इकाई ली मैंने डॉट, जिसे यहां पर पिक्सल के नाम से जाना जाता है। ये किसी भी इमेज की सबसे छोटी इकाई होती है। और इन इकाई को जो नापने की यूनिट होती है ना, जिनसे इनको नापा जाता है, तो वो यूनिट होती है क्लास डीपीआई। डीपीआई स्टैंड फॉर डॉट पर इंच। क्या होती है? डॉट पर इंच। कि पर इंच के अंदर कितनी डॉट्स हैं, पर इंच के अंदर कितनी डॉट्स हैं, वो होता है क्लास यहां पर डीपीआई। आए बात समझ में? तो किसी भी इमेज की सबसे छोटी इकाई होती है क्लास डॉट। उन डॉट को जो नापने की सबसे जो यूनिट होती है, जिसकी हेल्प से उसको नापा जाता है, वो हमारी डीपीआई होती है, डॉट पर इंचेस। यहां पर एक वर्ड आया रेजोल्यूशन। जानते हो क्या होता है रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन होता है कि जब इस पिक्चर को बनाया गया ना, तो टोटल नंबर ऑफ कितनी पिक्सल्स का यूज किया गया, इस पिक्चर को बनाने के लिए कितनी पिक्सल का यूज किया गया। जैसे कई बार आपने देखा होगा, मान लो कोई फोटो है आपकी, उसकी ना फीचर खोल के देखो, प्रॉपर्टी में जाओ तो खोलोगे ना, वहां पर लिखा होता है ऐसे कि इसमें कितने पिक्सल्स हैं, 420 बाय 360 होता है ना ऐसे। तो उस समय पर वो होता है उसका यहाँ पर रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन होता है कि किसी पिक्चर को बनाने के लिए कितनी नंबर ऑफ पिक्सल्स का यूज किया गया है, उसे कहा जाता है वहां पर रेजोल्यूशन। आई बात समझ में? क्या ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए? ये छोटी छोटी बातें हैं ना, ये एग्जाम में बहुत तंग करती हैं। और ये डॉट के ऊपर, डीपीआई के ऊपर, रेजोल्यूशन के ऊपर एचएससी इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुकी है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है। चलो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है। वर्ड प्रोसेसर तो मतलब यहां पर इसने खुद ही अपने क्वेश्चन के अंदर एक आंसर दे दिया आपको कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। बिल्कुल ठीक बात है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिसने एमएस ऑफिस को डिजाइन किया है, जिसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन आती हैं। तो उसमें एक एप्लीकेशन का नाम है एमएस वर्ड, ऐसा इसने बोल दिया क्वेश्चन के अंदर। और एमएस वर्ड को हम लोग यहाँ पर वर्ड प्रोसेसर भी कहते हैं, मतलब जिसके बारे में बताने की जरूरत नहीं थी, पर इसने फिर भी आपको बता दिया। अब देखते हैं पूछना क्या चाह रहा है आगे। अब वो कह रहे हैं विच टैब, कौन सा टैब यहाँ पर यूज किया जाता है एमएस वर्ड के अंदर स्पेलिंग को चेक करने के लिए। स्पेलिंग को चेक करने के लिए इनमें से आप कौन सा टैब यूज करोगे? फाइल टैब, इंसर्ट टैब, रेफरेंस टैब, होम टैब या फिर रिव्यू टैब? हरी अप क्लास। सीटी ने बोला रेफरेंस, तमन्ना ने बोला यहां पर रिव्यू। देखते हैं किसका आंसर सही है। यशवीर ने भी कहा यहां पर रिव्यू। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है देखते हैं। इस क्वेश्चन का क्लास सही आंसर है यहां पर रिव्यू टैब। बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर। अब जानते हैं सारे टैब कहाँ होते हैं? जैसे जो हमारी एमएस वर्ड की विंडो होती है ना, यहां पर एक रिबन दिया जाता है, उस रिबन के अंदर बहुत सारे टैब होते हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, रिव्यू टैब, है ना। इन पे टैब पे क्लिक करते हैं आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो रिव्यू टैब के अंदर यहां पर एक कमांड होती है स्पेलिंग एंड ग्रामर के नाम से, स्पेलिंग एंड ग्रामर के नाम से एक कमांड होती है। अगर मैं आपसे पूछूं स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की क्या होती है, मतलब मान लो मेरा वर्ड कोई लिखते लिखते गलत हो गया, मैंने यहाँ पर कोई वर्ड लिखा, कोई भी वर्ड लिखा, लाइक मान लो इंडिया लिखा, तो मैं जब इंडिया लिख रही थी ना, लिखते लिखते गलती से ना मेरे से यहाँ पर इंडिया में आई की जगह ई लिखा गया। आप काम करते जा रहे हो, कंप्यूटर वार्निंग देगा ये वर्ड तो गलत है, और वार्निंग कैसे देगा? इसके नीचे एक रेड कलर की लाइन आ जाएगी,
और जैसे ही वो रेड कलर की लाइन आएगी, कंप्यूटर ने आपको वार्निंग दी, ये वर्ड आपका गलत है, आप समझ गए ये वर्ड तो गलत है, इसके नीचे रेड कलर की लाइन आ रही है। इस वर्ड को सही करने के लिए आप लोग क्या करते हो, एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हो। इसको सही करने के लिए क्या करोगे, एक शॉर्टकट की का यूज करोगे, और वो शॉर्टकट की क्या होती है, उसका शॉर्टकट की का नाम है F7, जो स्पेलिंग एंड ग्रामर को सही करने की होती है। स्पेलिंग को सही करने की शॉर्टकट की होती है क्लास यहाँ पर F7। हरियप क्लास के यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। चले हम लोग आगे, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। फिर से गौर करना यहां पर नहीं के ऊपर, इनमें से कौन सी कंप्यूटर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है क्लास, बताओगे। अच्छा, जानते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कौन सी होती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कौन सी होती हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है जब एक क्लास के फीचर को दूसरी क्लास में यूज किया जाता है ना, उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। तो इनमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। तो मैं बता देती हूँ इसका आंसर क्या आएगा। यशवीर ने कहा ए, नहीं यशवीर ए तो बिल्कुल भी नहीं सकती। पाइथन, आज के समय पे जितनी सारी लैंग्वेज आ रही है ना, सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आ रही हैं, तो ये तो कोई पहले की होगी। इसका सही आंसर है यहाँ पर पास्कल। पास्कल इज द राइट आंसर। पास्कल इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर है। तो जो पास्कल है वो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होती। बाकी जितने भी आपको नाम दिए गए ना, पाइथन, जावा, रूबी, C++, ये सारी की सारी हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती हैं। ध्यान रखना ये बात। क्वेश्चन अगर पूछ ले कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो इनमें से आपको एक नाम मिलेगा। क्वेश्चन पूछ लिया गया कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, तो आपका आंसर आएगा बच्चों यहाँ पर बी, पास्कल इज द राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ पाइथन के बारे में। मैं आपसे फादर पूछ रही हूँ दो लैंग्वेज के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले जावा का फादर बताओ क्या है, कौन है, और सेकंड बता दो पाइथन के बारे में। इनका यूज बता दो, इनके फादर बता दो। सबसे पहले जावा का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है क्लास। जावा का इस्तेमाल, हाँ ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी कल करेंगे अगले क्लास में। 10 के बाद 11 से कल करेंगे आगे, इसी के आगे क्वेश्चन सुनो। जावा का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। जावा का इस्तेमाल वेब डिजाइनिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, पहला मतलब वेब पेज जो होते हैं ना, उनको बनाने के लिए जावा का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, जावा का फादर कौन है। जावा का फादर कौन है, वैसे तो पर्सन का नाम है जेम्स गॉसलिंग, पर आपसे ना कंपनी का नाम पूछ लेता है, और कंपनी का नाम क्या कहोगे, सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम है जिसके अंडर बनाया गया, तो आपको नाम एग्जाम में ये दिया जाएगा सन माइक्रो सिस्टम, जिसको जावा का फादर कहा गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। पाइथन। पाइथन क्या है, अरे पाइथन तो बहुत कुछ है। आज के समय पर सबसे ज्यादा फेमस लैंग्वेज के बारे में बात की जाए, सबसे फेमस लैंग्वेज कौन सी है, पाइथन। सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज कौन सी है, पाइथन। एक बच्चा भी इसको इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकता है, पाइथन। सबसे आसान लैंग्वेज कौन सी है, पाइथन। मतलब इसका जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। ठीक है, तो आज के समय पर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो पाइथन की हेल्प से पाइथन के बिना ना बनाया जा सकता हो। मतलब हर एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, उस लैंग्वेज का नाम है क्लास यहाँ पर पाइथन। हम बात करते हैं इसका फादर कौन है। पाइथन का फादर कौन है, तो क्लास पाइथन का फादर है गुडो वैन रोसम। गुडो वैन रोसम है जिसको पाइथन का फादर कहा गया है। गुडो वैन रोसम जिसको पाइथन का फादर कहा गया है। तो ये आज के समय पर सबसे फेमस, सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज का नाम है, जिसका नाम है क्लास यहाँ पर पाइथन। आई बात समझ में। तो ये हो गए हमारे आज के 11 क्वेश्चन, सभी को क्लियर हो गए होंगे, सॉरी 10 क्वेश्चन। अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इस आगे वाले क्वेश्चन। तो क्लास जाने से पहले एक बार सब बच्चे क्लास को शेयर करके जाना, क्योंकि अब जो हमारा लेवल चल रहा है ना, वो बेसिक टू एडवांस लेवल चल रहा है।
है ना। तो डेली क्लास चल रही है, आपको बहुत हेल्प मिलती होगी। हम लोग बहुत आराम से हर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगर डेली हम 10 क्वेश्चन भी कर रहे हैं ना, तो यूँ मान के चलो कि 10 क्वेश्चन के साथ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपके 30 से 40 क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है ना। तो क्लास ये हमारी आज की क्लास थी, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास से मिलते हैं, सेम टाइम पर हमारी क्लास होगी। 6:15 में हमारी क्लास शुरू होती है, तो कल भी हमारी सेम टाइम पे चलेगी। और जो बच्चे आज न्यू हैं वो भी क्लास को शेयर कर देना, और जो पुराने हैं वो भी क्लास को शेयर कर देना, ताकि बच्चों तक हमारा मैसेज पहुंच जाए। ठीक है क्लास, ओके, थैंक यू।